हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अपने लॉकडाउन में सही से अपने टाइम का यूटिलाइज कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। और अब लोग क्या करना है, अब अपने टाइम को इंक्रीज कर देना है पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। गेट का एग्जाम का टेंटेटिव डेट आ गया है, फरवरी में होने वाला है। तो आपको जी जान लगा देनी है पढ़ाई के लिए। क्लियर है ना? मैंने जब स्टार्टिंग में क्लासेस शुरू की थी, तब मैंने बोला था अभी के लिए 5-5 6-6 घंटे पढ़ना है, 5-5 6-6 घंटे पढ़ के अपना फ्लो बनाना है। क्लियर है ना? अपना रिदम बनाना है। उसके बाद धीमे-धीमे टाइम को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। एक साथ नहीं पढ़ने के लिए बोला था। अब टाइम वो आ गया है कि अब टाइम इंक्रीज़ करने का समय आ गया है। अब जो लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा समय बढ़ाना पड़ेगा, 1-2 घंटे एक्सटेंड करने पड़ेंगे। 6-7 घंटे आप 1 घंटा बढ़ा सकते हो, 1.5 घंटा। मीन्स टाइम को आप धीमे-धीमे बढ़ाना शुरू करो। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको इसी टाइम पीरियड को 12-13 घंटे तक ले जाना है। क्लियर है ना? 10-12 घंटे तक मिनिमम ले जाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर सको। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम को पास करना हो, तो उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ रिविजन्स कितने किए हैं आपने। क्योंकि जो रिवीजन होता है, वही याद होता है डायरेक्टली। क्लियर है ना? तो जितना ज़्यादा बार हम रिवीजन करेंगे, उतना ही डेटा हमको याद रहेगा, उतनी ही चीज़ें याद रहेंगी, उतने ही कांसेप्ट हम अच्छे से सीखेंगे, दिमाग में रख पाएँगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? थ्योरीज़ ऑफ फेलियर। सब जानते ही हैं, हेडिंग दिख रही है सबको, थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। नाम से पता चल रहा होगा कि किसी भी मटेरियल की अगर हमको डिजाइन करनी है, मीन्स अगर वो फेल हो रहा है तो उसे फेल होने से बचाना है, मीन्स उसी को हम बोलते हैं डिजाइन। अगर करनी है तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज की हेल्प से हम डिजाइन करते हैं। लेकिन कब करेंगे, कब थ्योरीज लगाएंगे, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। बोलो सर क्या बोल गए इतनी फास्ट? कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी सबको वीडियो शेयर करना है, चैनल को शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो। क्लियर है ना? ठीक है इतना? तो हम थ्योरीज ऑफ फेलियर की बात करते हैं। थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या होती है, क्या जरूरत पड़ गई, किस कंडीशन में लगाएंगे, और कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर होती है। 2 लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, 2 या 3 लेक्चर में। क्लियर है ना? आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ फेलियर कहाँ यूज होती है कि सर, अगर मुझे किसी भी मटीरियल या फिर किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन करनी है, और वो कंपोनेंट सब्जेक्टेड हो किसके, बाय, मतलब कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगाओ उस पे। मींस कंबाइंड स्ट्रेस उस पे लगाई हुई। और कंबाइंड स्ट्रेस क्या होती है, सब जानते थे, हमने बताया था। कंबाइंड स्ट्रेस वो होती है कि जहां पे नॉर्मल और शियर दोनों स्ट्रेसेज आ रही हो, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। अगर किसी भी मटेरियल पे दोनों तरह की स्ट्रेस एक्ट कर रही है, मींस 2 तरह के लोड एक्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन होगा और पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक। तो ऐसे अगर लोड होते हैं तो उसे बोलते हैं कंबाइंड लोडिंग, और इनकी वजह से जो स्ट्रेस आती है उसे बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है? किसी भी मटेरियल पे कंबाइंड स्ट्रेस आ जाती है, तो हम वहां पे थ्योरीज ऑफ फेलियर लगाते हैं। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों थ्योरीज ऑफ फेलियर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इससे पहले मैंने एक डिजाइन क्राइटेरिया बताया था सबको। वो डिजाइन क्राइटेरिया कब वैलिड था कि अगर मुझे इंड्यूस्ड स्ट्रेस पता हो और फेलियर स्ट्रेस पता हो। जो फेलियर स्ट्रेस हम निकालते थे, क्या वो फेलियर स्ट्रेस मोस्टली हम यील्ड स्ट्रेंथ की स्ट्रेस लेते थे? बिल्कुल ठीक है। कि मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ बता दो, मींस यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस बता दो, उसी को बोलते थे वो फेलियर है। क्यों? क्योंकि उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते थे, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक बार स्टार्ट हो गए मटेरियल में, इसका मतलब वो हुआ कि उसके परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। और परमानेंट डिफॉर्मेशन जिस मटेरियल में आ गया, वो मटेरियल अब हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है किसी भी पॉइंट पे जाके, तो वो हमारे लिए इंडिकेशन होता है कि फेल होने वाला है। इसीलिए यील्ड पॉइंट को हम डिजाइन क्राइटेरिया में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैंने बोला सर यहाँ थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत क्या पड़ गई, क्या हम डिजाइन क्राइटेरिया से नहीं यहाँ डिजाइन कर सकते क्या मटेरियल की? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सिंपल सिर्फ एक टाइप की स्ट्रेस लगी है। मीन्स कंबाइंड स्ट्रेस अगर ना है, मटेरियल पे सिर्फ एक ही स्ट्रेस है, या फिर वो नॉर्मल हो या फिर क्या हो, शियर हो, तब हम थ्योरी ऑफ फेलियर लगाने की जरूरत नहीं है। बट क्या होता है कि जब अगर कंबाइंड स्ट्रेस लग जाती है, तो हमको फेलियर, उस केस में फेलियर स्ट्रेस पता ही नहीं है। कंबाइंड स्ट्रेस के केस में फेलियर स्ट्रेस क्या कंसीडर करें, हमको तो पता नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में हम थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ते हैं। क्या इतना क्लियर सबको? इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैंने जो भी बोला है उसको मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंट में। क्या पॉइंट है कि थ्योरीज ऑफ फेलियर, पहला पॉइंट, थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर शुड बी यूज्ड
in the design of machine component when they are subjected to combined stress due to unavailability of failure stresses under combined stress condition चलिए। मतलब कहने का, अगर कंबाइंड स्ट्रेस लगी है किसी भी मशीन कंपोनेंट पे, मशीन कंपोनेंट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मशीन कंपोनेंट जितने भी होते हैं उनमें मोस्टली कंबाइंड स्ट्रेसेस दिखाई देती हैं। जो हमारे स्टैटिक कंपोनेंट होते हैं उसमें ज्यादातर, मोस्टली की बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादातर हमको एक टाइप का लोड दिखाई दे जाएगा, दो टाइप के लोड दिखाई दे जाएगा, क्लियर है ना। तो मशीन कंपोनेंट में अगर कंबाइंड स्ट्रेस आ रही है तो उस केसेज में हमारे पास फेलियर स्ट्रेसेज अवेलेबल नहीं होती कंबाइंड स्ट्रेस के केस में, इसीलिए हमको थ्योरीज ऑफ फेलियर लगाने की जरूरत पड़ती है, क्लियर है इतना। दूसरा, कि थ्योरी ऑफ फेलियर की हेल्प से हम डायमेंशन निकालेंगे, जो सेफ डायमेंशन होती है। थ्योरी ऑफ फेलियर, टीओएफ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, थ्योरी ऑफ फेलियर को क्या लिख दूं मैं, टीओएफ, यहाँ पे लिख लेना है क्या, टीओएफ आर यूज टू डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन, डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट when it is subjected to when it is combined subjected to combined stress, that is biaxial or triaxial state of stress, due to various load acting on the component। समझ क्लियर है कि हमको डायमेंशन भी अगर हमको पता करनी है, किसकी, कंपोनेंट की डायमेंशन, सेफ डायमेंशन पता करनी है, उसके लिए भी थ्योरी ऑफ फेलियर लगाते हैं। वो सारी चीजें हम बताने वाले आगे, कैसे सेफ डायमेंशन निकालें कैसे नहीं निकालें, क्लियर है। ये दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, कैसे, किस तरह से हम थ्योरी ऑफ फेलियर लगाते हैं, वो है इंपोर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हमारा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर आर यूज्ड टू ऑब्टेन अ रिलेशनशिप between stresses induced under combined loading and properties obtained from टेंशन टेस्ट, लाइक, क्या प्रॉपर्टी होती है कि यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस बता दो, सिग्मा यील्ड पॉइंट, और एंड सिग्मा अल्टीमेट। अगर अल्टीमेट की लेकर डिजाइन करते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, यूपी क्या क्या मतलब है, अल्टीमेट पॉइंट। यहाँ पे लिख लेना यील्ड पॉइंट, ये कौन सा है, यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस,
फील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ये क्या है? अल्टीमेट पॉइंट स्ट्रेस। सिग्मा यू लिख लो खाली, अल्टीमेट स्ट्रेस। ये छोड़ो, यूपी कोई समझेगा, उत्तर प्रदेश। इधर देखो, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्योंकि ये क्या है, ये हमारी फेलियर स्ट्रेसेज होती है ना, ये फेलियर स्ट्रेसेज होती है, इसीलिए एक साइड में ये होंगी और एक साइड में जो रिलेशनशिप होगा, मतलब ये रिलेशनशिप बता रही होंगी थ्योरी ऑफ फेलियर किस किस के बीच में, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रही है मटेरियल में उसके बीच में, और फेलियर स्ट्रेस के बीच में। इतना क्लियर है? और ये जो निकलेगा इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेते हैं, जो हमने पहले क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, तो ये जो स्ट्रेस आएगी वो कम आएगी। इसको कम रखेंगे, कम से पहले ही हमें क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, ताकि टूटने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है ना? फेलियर के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या इतना क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गए? अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर है, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर है, वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या क्या है, इधर देखो। वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या क्या है वो देख लेते हैं। वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर, पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं एक बार में। क्लियर है ना? इधर देखो, पहली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। शॉर्ट में अगर लिखना चाहता हूं, इसी को हम बोलते हैं MPST। तो मतलब क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, MPST। और इसी का साइंटिफिक नेम जो होगा, इसका साइंटिफिक नेम जो होगा वो बाद में लिखा देंगे हम। दूसरी थ्योरी अभी लिखाएंगे दूसरे पेन से, उसको बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं MSST। क्लियर है? तीसरी थ्योरी जो है उसे बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। बहुत अच्छी। सबसे पहली वाली क्या थी? स्ट्रेस थी। अब ये क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात करेगी, तो ये MP, इसको ST लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथी थ्योरी जिसे बोलते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये जो SSC JEE के पेपर होते हैं उसमें तो सिर्फ नाम पूछता है और किस किस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है और इनके साइंटिफिक नेम क्या है, यही पूछता है, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है। तो इसीलिए एक साथ लिखा दे रहा हूँ। SSC JEE वालों के लिए तो यही पेज इंपॉर्टेंट है बस, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, एनर्जी, इसको बोलते हैं MDET। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी मीन शॉर्ट में MDET। इसको बोलते हैं TSET। क्या इतना क्लियर है? अब इनका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं इनको। इसको बोलते हैं, ये किसी साइंटिस्ट ने दी है इसीलिए इनके साइंटिफिक नेम है। इसको बोलते हैं रैंकाइंस थ्योरी। क्या है ये? इसका दूसरा नाम है रैंकाइंस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकाइंस थ्योरी, क्योंकि रैंकाइंस ने इस थ्योरी को दिया होगा इसलिए इसका नाम रैंकाइंस थ्योरी रख दिया। इसको दो साइंटिस्ट ने दिया है इसलिए दो साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया इसका नाम, गेस्ट एंड टेरेस्का। गेस्ट एंड टेरेस्का थ्योरी। कई बार ये बोल देता है कि टेरेस का थ्योरी कौन सी थ्योरी होती है, तो MSST होगी। कई बार ये भी बोल देता है गेस्ट थ्योरी क्या है, वही MSST है। तो दो साइंटिस्ट ने दी है इसलिए इसका ये नाम है गेस्ट एंड टेरेस का। साइंटिस्ट के नेम पे ही क्लियर है ना, अपने नाम पे ही रखेंगे ना सब, जिसने अभी इन्वेंट किया होगा। तो ये क्या, सेंट वेनेंट्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? सेंट वेनेंट्स, इसका नाम होता है सेंट वेनेंट्स। इतना क्लियर है? ठीक है। और ये जो थ्योरी है इसको बोलते हैं द हेग्स थ्योरी। द हेग्स थ्योरी, इतना क्लियर है? और ये जो है इसको बोलते हैं हम वॉन मिसेस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये सारे नाम याद रखने, साइंटिस्ट का नाम उसकी थ्योरी के साथ। क्लियर है ना? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट एंड टेरेस्का थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी को सेंट वेनेंट्स थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को द हेग्स थ्योरी, और MDET मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी को क्या बोलते हैं, वॉन मिसेस थ्योरी। उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं याद करना है।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ये थ्योरी किस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, ये किसके लिए, ये किसके लिए। तो जैसे जैसे हम थ्योरी डिस्कस करेंगे उसी के साथ साथ मैं पॉइंट लिखाता रहूंगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं। तो क्या मैं पहली थ्योरी की बात करूं एमपीएसटी की? ठीक है, करो सर। तो सबसे पहली थ्योरी, सबसे फर्स्ट नंबर पे, जिसे हम बोल रहे हैं एमपीएसटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं रैंकाइंस थ्योरी। क्या इतना क्लियर है? रैंकाइंस थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, इधर देखना। ये थ्योरी बोलती है कि सर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल फेल कब हो रहा है। मटेरियल फेल कब हो रहा है, तभी तो हम सेव कर पाएंगे। अगर मटेरियल फेल इस कंडीशन में हो रहा है तो उस कंडीशन से कम में स्ट्रेस रखनी है। समझ आ रही है ना बात? तो पहले तो मैं फेलियर की कंडीशन देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा क्या सेफ डिजाइन की कंडीशन क्या है। क्या इतना क्लियर है सबको? मैं सबसे पहले तो ये पता करने वाला हूं प्रिंसिपल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले ये फेल कब हो रहा है मटेरियल या फिर जो भी कंपोनेंट है। अब इसको सेफ कैसे करना है, दो चीजें हमको डिस्कस करनी है। तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। क्या ये एमपीएसटी ये मैक्सिमम या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रही है? ये जो थ्योरी है टॉक्स अबाउट किसकी बात कर रही है? टॉक्स अबाउट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ये सारे हमने कवर कर रखे हैं टॉपिक। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, एक चीज तो क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वो नॉर्मल स्ट्रेस थी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी प्लेन पे देख लो। क्लियर है ना? सबसे मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस की किसी भी प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर सबसे मैक्सिमम, इसीलिए तो इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल रहे हैं। बट याद रहे यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होती है? जीरो। नहीं, शियर स्ट्रेस को क्या कर रहा है? ये नेगलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहे हैं? इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस आर नेगलेक्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहा है ना। ये अजम्पशन है, इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस आर नेगलेक्टेड। और ये क्या है? एक अजम्पशन है। ये क्या है? अजम्पशन। देखते रहना। तो हमको अजम्पशन भी याद रखने, मतलब कहने का यहाँ शियर स्ट्रेस नाम का कोई वर्ड नहीं आने वाला, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करना चाहता हूँ कंडीशन फॉर फेलियर, फेलियर कब हुआ, कंडीशन फॉर फेलियर हो कब रहा है वो बता दो। इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थी उसे सिग्मा 1 से इंडिकेट कर रहे थे। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, किसके? ग्रेटर देन स्ट्रेस, हमारी फेलियर स्ट्रेस कौन सी ले रहे थे? यील्ड पॉइंट की ले रहे थे। ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? कि यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस से अगर हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ज्यादा आ जाती है, और अगर फेलियर स्ट्रेस में बात करता हूँ सिग्मा यू की, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्लियर है ना? अगर इनसे ज्यादा वैल्यू सिग्मा 1 की हो जाती है तो मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये कंडीशन है फेलियर। इतना क्लियर हो? तो मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मींस कंपोनेंट विल। इतना क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर होगा मैं उम्मीद करता हूं। कंपोनेंट विल, देखते रहो, कंपोनेंट क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा पॉइंट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब हमको समझना है कि मींस, इसका मींस क्या है? मींस अगर हमारी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन अ क्रिटिकल पॉइंट, ऑन अ क्रिटिकल पॉइंट अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगी? ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ अंडर यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात करता हूँ, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात करता हूँ, या फिर रैंकाइंस थ्योरी की बात करता हूँ, तो जो हमारी ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो सबसे बड़ी स्ट्रेस होगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, अगर वो ग्रेटर देन आती है किसमें? टेंसाइल टेस्टिंग में, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ से, और या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ से,
अगर वो ग्रेटर देन है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तब कंडीशन क्या होगा, फेलियर का होगा। क्या तरह क्लियर है? लेकिन हमको क्या करना है, सेव करना है। और जैसे मैंने बोला था, ये किसकी बात करेगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेगी ये थ्योरी। और शियर स्ट्रेस के इफेक्ट क्या है, नेग्लेक्टेड है। अगर मैं सेफ डिजाइन की बात करता हूँ, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, वो क्या होनी चाहिए, छोटी या इसके बराबर होनी चाहिए इससे। ठीक है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि जो हमारी सिग्मा 1 होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन या फिर इक्वल टू सिग्मा यील्ड पॉइंट स्ट्रेस या फिर स्ट्रेंथ एट द यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई, मैं एक टर्म और ले रहा हूँ, क्या ये, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्योंकि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेना पड़ता है डिजाइन करने के लिए, सेव करने के लिए डिजाइन को। क्लियर है ना? हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेव का कंडीशन। और अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख दो, सिग्मा अल्टीमेट यूटी लिख दो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटी, और डिवाइडेड बाई, क्लियर है ना? जो हम फेलियर स्ट्रेस ले रहे होंगे मटेरियल को सेव करने के लिए, उससे क्या होनी चाहिए वैल्यू, हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या तो छोटी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये तो था हमारा सेफ क्राइटेरिया। और ये सब वैल्यू कहां से निकल के आएंगी, ये टेंसाइल टेस्ट से निकल के आएंगी। टीटी, टीटी का मतलब क्या, टेंसाइल टेस्ट। ये सारी पैरामीटर्स कहां से आ रहे हैं, कि हमने टेंसाइल टेस्ट किया है, वहां से निकल के आ रहे हैं पैरामीटर। ये भी क्या, टेंसाइल टेस्ट का है, ये भी क्या है, टेंसाइल टेस्ट का पैरामीटर। क्लियर है ना? टेंसाइल टेस्ट मतलब कि हम टेंशन टेस्ट कर रहे होंगे, टीपी लिख गया, टीटी कर लेना इसको। क्लियर है ना? तो ये हमने देख लिया कि टेंसाइल टेस्ट में हम फेलियर स्ट्रेसेस पहले पता कर लेंगे, उसके बाद अपनी मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसे सेव कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा कि मैंने मैक्सिमम क्यों लिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्यों लिया है, इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों लिए या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों लिए, हमने सिग्मा 2 क्यों नहीं लिया? अगर हमने सिग्मा 2 कंसीडर कर लिया डिजाइन में, तो इसका मतलब अगर इससे ज्यादा वैल्यू हो गई, कम होनी चाहिए ना, इससे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो फिर हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, कंपोनेंट हमारा फेल कर जाएगा। लेकिन सिग्मा 1 पे हमने सेव कर लिया, तो इससे छोटी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली सेव हो जानी है। क्या क्लियर है? ठीक है, तो ये थ्योरी किस किस के लिए सूटेबल है वो और हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो थ्योरी सूटेबल किसके लिए वो देख लेते हैं नेक्स्ट करके। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और जिसे हम मैं रैंकाइन्स बोल रहा था, रैंकाइन्स थ्योरी। दिस थ्योरी इज suitable for safe design of safe design of brittle material। सेफ डिजाइन ऑफ क्या है, ब्रिटल मटेरियल। जरा देखते रहना, सेफ डिजाइन ऑफ ब्रिटल मटेरियल ऑफ कंपोनेंट अंडर एवरी स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस मीन्स चाहे वो क्या हो, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, चाहे बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, चाहे ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, उन तीनों के केस में ये ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या है, यूजफुल है। हमने क्यों बोला है ब्रिटल मटेरियल के लिए यूजफुल है, इधर देखना, ये जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज बिकॉज brittle material are brittle materials are weak in tension, weak in tension। इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल जिस चीज में वीक होगा उसी की तो डिजाइन करेंगे। तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक है, और ये जो भी हमारी स्ट्रेस आ रही है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। क्लियर है ना? ये जो मटेरियल है हमारे क्या है,
वीक होते हैं टेंशन में, और हमने टेंशन टेस्ट करके ही तो ये डिजाइन कर रहे हैं, क्लियर है ना। हम टेंशन टेस्ट करके इसकी डिजाइन कर रहे हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की। इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये थ्योरी किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल है। यहाँ स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बस। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछेगा क्या कि ये थ्योरी किस मटेरियल के लिए सूटेबल है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो क्या ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस थ्योरी ऑफ दिस थ्योरी is not suitable for safe design of ductile material, ductile material components, ductile material components under every state of stress। ये लिखने की जरूरत नहीं है, because डायरेक्ट लिख लो, because ductile materials are ductile materials are strong in tension, strong in tension। तो टेंशन में तो स्ट्रांग है, तो इसलिए इनकी डिजाइन करने की जरूरत क्या है, इस थ्योरी से हम ब्रिटल मटेरियल की डिजाइन करेंगे। बट बट ये वीक होते हैं किसमें, शियर में, वीक इन शियर। क्योंकि इनका जो फेलियर होता है, डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होता है ड्यू टू शियर प्लेन में होता है। फेलियर जो होता है वो किस प्लेन में होता है, शियर प्लेन में। फेलियर विल अकर्स इन शियर प्लेन। इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम दूसरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। दूसरी थ्योरी क्या है, नेक्स्ट पेज में दूसरी थ्योरी है, सेकंड थ्योरी, जिसे हमने बोला था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो देखते हैं इसे MSST बोला था। इसका दूसरा नाम है क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है कि अब यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर डिजाइन करने वाले, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या था, कोई बताएगा मुझको, गेस्ट एंड टरस्का थ्योरी, गेस्ट एंड टरस्का थ्योरी। ये क्या था, साइंटिफिक नेम था, सबको क्लियर है, गेस्ट एंड टरस्का थ्योरी। इसको हमें देखना है, इस थ्योरी को हमें क्या करना है, देखना है। देखते रहो। तो सबसे पहले तो मैं फेलियर की कंडीशन पता करूंगा। कंडीशन फॉर फेलियर क्या है, किस केस में फेलियर मानेंगे, कंडीशन फॉर फेलियर इसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है फेलियर की, वो देख लेते हैं एक बार। कि अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कौन सी मैक्सिमम, एब्सोल्यूट की बात करें, क्योंकि डिजाइन चल रही है। हम मैंने बोला था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दो तरह की होती थी, एक एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस मैक्सिमम, एक क्या थी, इन प्लेन टाउ मैक्स था, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ इन प्लेन की तो बात हो रही नहीं, क्यों, कंपोनेंट की डिजाइन हो रही है, तो कंपोनेंट में हमें क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है टाउ मैक्स की, क्लियर है ना। तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स अगर ग्रेटर देन आ जाता है किससे, शियर स्ट्रेस किस पे, यील्ड पॉइंट पर, ड्यू टू इससे टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट से हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे यील्ड पॉइंट पे, वो अगर हमें पता चल जाता है, क्लियर है ना। शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट, क्या इतना क्लियर है। और ये क्या होती है वो अभी बताएंगे हम। ये क्या होती है, ये होती है किसके बराबर, इक्वल टू, ये स्ट्रेस किसके बराबर होती है, देख लो इधर, मैं अभी बताऊंगा कहां से आ रही है। अभी यहाँ पे देख लो कि स्ट्रेस जो हमारी है यील्ड पॉइंट पे, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है, इससे टेंशन टेस्ट, क्लियर है। कि शियर स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट इक्वल टू क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट डिवाइड बाय 2, मींस यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 2 के बराबर होती है शियर, शियर यील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम शियर यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्लियर है ना। ये क्या है, शियर यील्ड स्ट्रेंथ, शियर यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है, ये तो नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ है, नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ। यहां तक सबको क्लियर है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी आ जाती है तब ये फेलियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको बात करनी है किसकी, इसका मतलब ये लिख भी सकते हो, मीन्स फेलियर कब होगा, जब व्हेन एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
एट अ क्रिटिकल पॉइंट, एट अ क्रिटिकल पॉइंट अंडर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस is greater than yield shear stress, yield shear strength बोल दो, स्ट्रेस बोल दो, दोनों चीज क्या सेम है। yield shear strength at yield shear strength due to tension test, किसकी वजह से? ड्यू टू टेंशन टेस्ट की वजह से, ड्यू टू टेंशन। इतना क्लियर है इसका? इस जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? यही है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? यही है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे देख लो सब, ब्रैकेट में जो है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ये है जो मैंने मीन्स करके लिखा है। इतना क्लियर है? अब हमको सेव करना है, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। सेफ डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, इधर देखना। तो सेफ डिजाइन में क्या होनी चाहिए? या तो इससे कम या फिर इससे बराबर। क्या? मैक्सिमम एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, पर मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स होगा, तो क्या होगा? या तो इससे कम हो या इसके बराबर हो। किससे? शील्ड गियर पॉइंट की स्ट्रेस से, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेंगे, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। किससे? टेंशन टेस्ट। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं यील्ड शियर स्ट्रेंथ, यील्ड शियर स्ट्रेंथ तो हमने ये ले ली, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ नॉर्मल डिवाइड बाई 2n, और ये टेंशन टेस्ट। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ये डिवाइड बाई 2 कहां से आ गया, इसको देखते हैं। क्लियर है ना? ये डिवाइड बाई 2 कहां से आ रहा है, इसको देखते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्या हो जानी है? क्लियर हो जानी है। इसको मोर सर्कल से समझेंगे, मोर सर्कल सबको आता है, इसीलिए हमने मोर सर्कल पहले पढ़ लिया है, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर एब्सोल्यूट टाउ मैक्स किसी भी मटेरियल में, मैं क्या करूंगा? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए यील्ड पॉइंट की शियर स्ट्रेंथ से, या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, तब हमारा मटेरियल क्या होगा? सेफ होगा, मींस हमारा कंपोनेंट सेफ होगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो फेल कर जाएगा, जैसा कि हम ऊपर वाली इक्वेशन से जानते हैं। क्लियर है ना? इतना क्लियर? अब मैं देख रहा हूं कि यील्ड पॉइंट की जो शियर स्ट्रेंथ है, यील्ड पॉइंट की जो शियर स्ट्रेंथ है, वो नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 2 कहां से आ रही है, इसको समझते हैं। क्लियर है ना? तो मैं मोर सर्कल बना रहा हूं किस पे? यील्डिंग पे। इसकी वजह से? टेंशन की वजह से। देखते हो टेंशन टेस्ट कैसे होता है, सब जानते हैं। टेंशन टेस्ट कैसे होता है हम जानते हैं। टेंशन टेस्ट, कौन सा टेस्ट? टेंशन टेस्ट। इधर देखना, टेंशन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे होता है, सब जानते हैं, यूटीएम पे। किस तरह से होता है इधर देखना। मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये कोई बार है, इधर देखना, ठीक है, और टेंशन लोड लगाएंगे इसमें, टेंशन लोड। तो यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, और ये लोड बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ाते जाते हैं क्या है? खिंचता जाता है। क्लियर है ना? और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है? यील्ड पॉइंट आ जाता है। तो मैं अब मोर सर्कल बना रहा हूँ यील्ड पॉइंट, इसकी वजह से। क्लियर है ना? इसकी वजह से क्या बना रहा हूँ? मैं मोर सर्कल बना रहा हूँ। तो इधर देखना कि मोर सर्कल, मोर सर्कल व्हेन यील्डिंग, यील्डिंग पॉइंट पे बना रहे हैं ना, यील्डिंग, यील्डिंग इज अकर ड्यू टू टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट से एक पॉइंट आएगा, यील्डिंग पॉइंट, सब जानते हैं। कौन सा पॉइंट होता है वो देखो, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाता हूं, सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन, क्लियर है ना? तो ये कुछ इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद यहां से इस तरह से जाता है, जाता है नहीं जाता? और ये जो पॉइंट होता था, ये यील्ड पॉइंट होता था, सब जानते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट ये क्या होता था? लोअर यील्ड पॉइंट। हम डिजाइन में लेते थे अपर यील्ड पॉइंट को। इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब जब मैं इस लोड को लगाऊंगा, इस पी लोड को लगाऊंगा, इस मटेरियल को खींचूंगा, क्या करूंगा? इस मटेरियल को खींचूंगा, तो एक पॉइंट आएगा यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट पे मैं मोर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है ना? इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी, क्या वो स्ट्रेस ही होगी? क्या इसी को मैं सिग्मा यील्ड पॉइंट बोल रहा हूँ? बिल्कुल बोल रहा हूँ। और यही क्या है? हमारी स्ट्रेंथ बता रहा है। यही फेलियर स्ट्रेस है ड्यू टू टेंशन की वजह से, टेंशन टेस्ट की वजह से आ रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और यहाँ पे जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी? यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन ड्यू टू किसकी वजह से? टेंशन टेस्ट की वजह से। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, इधर देखना, मैं मोर सर्कल बनाऊंगा। मोर सर्कल क्या होता है इधर देखते रहो।
कि अगर मैं ये क्या यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगाइए, टेंशन टेस्ट जो हमने किया है इसमें लोड क्या है, यूनिएक्सियल लोड है। ये कौन सा लोड है, यूनिएक्सियल, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड है कि नहीं। इसका मतलब इसकी वजह से यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, एक ही स्ट्रेंथ आ रही है, वो क्या, यील्ड पॉइंट पे, एट यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस आ रही है, वो नॉर्मल स्ट्रेस है, वो कौन सी है, सिग्मा बाई पी, टेंशन टेस्ट की वजह से। कितना क्लियर है, सिग्मा, इसी को मैं क्या बोल दूं, इसी डायरेक्शन में, इधर देखते रहो। शियर स्ट्रेस तो कुछ है नहीं, यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या है, कुछ भी नहीं, शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो। तो एक पॉइंट आ गया हमारा, ये एक पॉइंट हमारा आ गया एट यील्ड पॉइंट, क्लियर है ना, यील्ड पॉइंट पर ये पॉइंट आ गया। तो इधर देखो, इसको मैं क्या करूंगा, मोर सर्कल में ड्रॉ करूंगा, इसको हम क्या करेंगे, मोर सर्कल में ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह का होगा, देखो लाइन टेढ़ी हो जाए, इसे लेनी पड़ेगी लाइन, इधर देखो मोर सर्कल में ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा हमारा, क्लियर है ना। और ये अगर ये यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो इसमें एक पॉइंट तो हमें मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीरो जीरो होगा, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, कोई शियर स्ट्रेस नहीं, तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ आ गया जीरो जीरो पे, ओरिजिन पे, इसको मैं बी पॉइंट बोल दूं। एक पॉइंट कहाँ आ गया, ए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस है, तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा सिग्मा यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस ड्यू टू किसकी वजह से, टेंसाइल टेस्ट की वजह से, आई कि नहीं आ गई, और क्या है, जीरो है, कितना क्लियर है, और क्या है, एक कंपोनेंट क्या है, जीरो, ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट, क्लियर है। अब इससे मिलाते हुए एक मोर सर्कल बनेगा, तो सर्कल ले लेते हैं लोग, यहाँ से एक सर्कल निकाल लेता हूँ, एक तरह मजा आने वाला है, बहुत शानदार टॉपिक है। इसको सर्कल को बीच में क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, इस तरह का बन जाएगा सर्कल, क्या इतना क्लियर है, ये बन गया सर्कल, इसका ये बीच में सेंटर होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होगा, सेंटर, सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट सब जानते हैं, क्या होगा सेंटर कोऑर्डिनेट, अगर मैं सेंटर का निकालना चाहता हूँ तो ये एक स्ट्रेस जीरो है, एक क्या है, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस, तो क्या मैं लिख दूं, जीरो प्लस सिग्मा वाई पी, खाली वाई पी लिख रहा हूँ, टेंशन टेस्ट नहीं लिख रहा, डिवाइड बाई टू, यही होता था, सेंटर सब जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्या, सिग्मा वाई पी डिवाइड बाई टू आ गया, इसका मतलब ये जो वैल्यू है क्या, सिग्मा वाई पी डिवाइड बाई टू, और क्या है, जीरो, इतना क्लियर, सेंटर आ गया। अगर मुझे शियर स्ट्रेस चाहिए, क्या चाहिए, शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस अगर टाउ मैक्स मुझे चाहिए, इस पे यील्ड पॉइंट पे टाउ मैक्स, इस पे चाहिए, शियर एट यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट की शियर निकाल लेना हम, यील्ड पॉइंट पे शियर, मैक्सिमम शियर होनी चाहिए, देखो यील्ड पॉइंट पे शियर अगर मैं निकालना चाहता हूँ, शियर एट यील्ड पॉइंट, तो हम जानते हो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है, देख लो। और रेडियस यहाँ क्या होगा, अंदाज बता देगा, रेडियस क्या होगा, इससे स्ट्रेस में से इसे घटा दो, सिग्मा वाई पी माइनस जीरो डिवाइड बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, क्योंकि सिग्मा टू क्या है, जीरो है ना, ये सिग्मा वन की तरह काम कर रहा होगा, सिग्मा टू क्या है, क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई स्ट्रेस सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई, और क्या ये वैल्यू शियर यील्ड पॉइंट के बराबर आ रही है टेंसाइल टेस्ट में, देखो सब कुछ क्या टेंसाइल टेस्ट में चल रहा है, तो हमने वही तो लिखा था इक्वेशन में। अब देखो हमने ये रिलेट कराया है, और ये कौन सा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन जो होगा, ये कौन सा प्लेन होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होगा, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बार बार फिर भी रिपीट हो रही है, क्योंकि जिसने क्लास देखी होगी पिछली उसे तो पता चल रहा होगा, जिसने नहीं देखी होगी उसे दिक्कत हो रही है। इस पॉइंट पर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेसेस क्या है, एक तो सिग्मा वाई पी डिवाइड बाई टू, नॉर्मल स्ट्रेस भी यही है और शियर स्ट्रेस भी यही है, इतना क्लियर है। तो हमें पता चल गया कि यील्ड शियर स्ट्रेंथ हमारी निकालनी है टेंसाइल टेस्ट की वजह से, तो क्या आ रही है, सिग्मा यील्ड वाई पी है ना, ये पी वाई लिख दिया है, क्या हो गया, सिग्मा वाई पी डिवाइड बाई, इतना क्लियर है, ठीक है। तो मेन हमारा फंडा क्या था, मेन हमारा फंडा ये था कि यील्ड शियर स्ट्रेंथ को नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसके डिवाइड बाई टू कैसे लिख रहे थे इक्वेशन में, देखो ये लिख दिया था ना मैंने इक्वेशन में, सबको क्लियर हो गया, यील्ड शियर स्ट्रेंथ को मैंने नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई टू कैसे लिख सकते हैं टेंशन टेस्ट में, इतना क्लियर सबको। लेकिन ये एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होगा, ये तो सब जानते हैं, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स किससे निकलेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से निकलेगा। तो मैं अब लिखना चाहता हूं इसी इक्वेशन को, मैं इक्वेशन क्या लिख दूं, टू लिख देता हूं, इक्वेशन क्या है, टू,
ये इक्वेशन क्या है 1, ये फेलियर की थी, ये सेफ की थी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। कौन सी स्ट्रेस, कौन सी चल रही है, एमएसएसटी चल रही है, थ्योरी, थ्योरी नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑफ सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन हमको ये पता था, क्या पता था, इधर देखो, कि जो हमारी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होगी, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख दूं सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई 2n ड्यू टू टेंशन टेस्ट। कितना क्लियर है। अब मुझे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए, तो फॉर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की अगर बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होगा वो देख लेते हैं। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगी, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। इतना क्लियर है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो यहाँ पे जो भी आएगी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, सबको क्लियर है मोड में, और सिग्मा 2 माइनस के सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 3 माइनस के सिग्मा 1 डिवाइड बाई, कितना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पता करो, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 2 माइनस के सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 3 माइनस के सिग्मा 1 डिवाइड बाई। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 एन ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्या 2 सबके नीचे आ रहा है, चीर दू सर, इस 2 से, इस 2 से, इस 2 से 2 को चीर दो। क्या यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो ए इक्वेशन निकल के आ जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो हमको किस किस के बीच में, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, विच शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन ड्यू टू टेंशन टेस्ट। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है यही हमारी क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की इक्वेशन है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, यही जो इक्वेशन है ये क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की इक्वेशन है। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। क्या इसकी हेल्प से हम यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, और बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है किसकी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और एमएसएसटीटी के लिए सेफ डिजाइन, ये है हमारी मेन इक्वेशन, इसको याद रखना है। बाकी कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है मैंने सब ड्राइव कर दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से हम ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ स्ट्रेस पर डिजाइन कर सकते हैं ड्यू टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मैं बात करने वाला हूँ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। देखो इसी इक्वेशन से मैं लूंगा, इस इक्वेशन को क्या मान लूं मैं, 3 मान लूं, 2 तक तो हमने मान लिया था। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इफ, क्या इफ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही होगी। 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा 1 होता है कुछ, सिग्मा 2 होता है, बट सिग्मा 3 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो पीछे जाओ, क्या ये सिग्मा 3 0 हो जाएगा, 0 है, ये सिग्मा 3 0 हो गया, यहाँ सिग्मा 2 बचा, यहाँ सिग्मा 1 बचा, और यहाँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बचा। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करके लिख सकता हूँ क्या, कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किस किस में से, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और क्या मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, विच शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन ड्यू टू टेंशन। क्या इतना क्लियर है। और ये आ गई हमारी किसके लिए, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इफ, क्या इफ यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इफ क्या है, इफ यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ
मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस रही होगी, बाकी दो डायरेक्शन की स्ट्रेस क्या हो गई, जीरो हो गई, अभी तो यूनिएक्सियल है, मीन सिग्मा 1 रहा होगा, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी इक्वेशन में लगा दो, सिग्मा 2 को जीरो करो, सिग्मा 2 को जीरो किया तो क्या बचा, ओनली सिग्मा 1 बच रहा है, हर जगह सिग्मा 1 बच रहा है। क्या मैं लिख सकता हूँ, यही इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आ गई कि सिग्मा 1 वुड बी लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन ड्यू टू टेंशन। क्या याद आता है? देखो बहुत मजा आने वाला है, कुछ तो फील हो रहा होगा, हो गया फील, बहुत बढ़िया, ये फील कराना था मुझे बस, अपने आप फील हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें कराना पड़ता है। क्या ये जो इक्वेशन दिख रही है सबको, क्या ये इक्वेशन एमपीएसटी नहीं है क्या, क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, चाहे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी करो, चाहे किसकी बात करो, एमएसएसटी की बात करो, ये तो मतलब यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में दोनों थ्योरी क्या है, सेम रिजल्ट देती हैं। इसका मतलब फॉर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एमपीएसटी और एमएसएसटी आर क्या है, इक्वल। बहुत क्लियर है, बिल्कुल सेम है, सेम रिजल्ट देने वाली है, आर इक्वल और गिव्स सेम रिजल्ट, और हम बोल सकते हैं गिव्स सेम रिजल्ट। क्या इतना क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। अब हम ये भी बात करने वाले हैं कि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहां पर फेल हो जाती है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहां पर फेल हो जाती है, इसका ड्रॉबैक क्या है, और ये किस मटेरियल के लिए यूजफुल है, वो भी हम चेक करने वाले हैं। इधर देखते रहना, लो नेक्स्ट पेज में, तो कंक्लूजन लिखते हैं किसका, कंक्लूजन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या कंक्लूजन है, दिस थ्योरी gives the safe result for ductile material, for ductile material at every state of stress condition, because ductile materials are weak in shear। जो मटेरियल जिस चीज में वीक होता है उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं। क्लियर है इतना, ये क्लियर है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक लिख लेते हैं, ड्रॉबैक कहां पर काम नहीं करती, इसका मतलब ये हुआ, इसका ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, maximum shear stress theory is not suitable, is not suitable under hydrostatic state of stress, hydrostatic state of stress condition, because stress on all the plane passing through the point, stress on all the plane passing through the point is equal to 0, is equal to 0। कौन सी स्ट्रेस होंगी, शियर स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस की बात कर रहा है, शियर स्ट्रेस की। मींस अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस जीरो होती है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होती है, और नॉर्मल स्ट्रेस भी हर जगह क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है ना, हर जगह भी क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करता हूं कि अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये रहा हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसके केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस होंगी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब शियर स्ट्रेस अगर मैं निकालता हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये भी जीरो, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 ये भी जीरो, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 ये भी जीरो। क्यों कर रहे हैं ये सब माइनस,
क्योंकि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हमको यही रिजल्ट निकालने थे ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हमको ये रिजल्ट निकालने थे, ये हमेशा जीरो आते हैं, इसीलिए थ्योरी फेल हो जाती है। जीरो का किससे करें, क्लियर है ना, जीरो का किससे करें, तो ये थ्योरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यहाँ पे आके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। आज हमने 2 थ्योरी देख ली, अगली क्लास में देखने वाले हैं बाकी रिमेनिंग 3 थ्योरी, क्लियर है ना, बाकी रिमेनिंग 3 थ्योरीज को अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कमेंट करके बताएं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, अगर वाकई में समझ आ रहा है तो क्या करना है, अब लाइक करना है। मैं क्लास के बीच में इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तो अब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करना है अगर पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करना है, ताकि हमको पता भी चले कि क्या चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या नहीं करना है। और डिसलाइक करने के बाद कमेंट करके बताना है कि क्या चीज़ में कमी आ रही है, क्या चीज़ में कमी नहीं आ रही है। कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो भी बताना है, अगर आ रही है तो वो भी बताना है। क्या इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना बहुत है। कल मिलते हैं फिर से सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 बजे हमारा थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।